चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों की डिजायर है बैंक में नौकरी करना है, किसी की आईएएस आईपीएस बनना है। मतलब आईएएस आईपीएस बनना डिफिकल्ट है और बैंक क्लर्क बैंक ऑफिसर बनना इजी है, ऐसी सोच है। सचमुच ऐसा नहीं है। कुछ भी बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब इससे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी एग्जाम तो आएगी। जैसे आप अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट टाइम जो आईबीपीएस का आया था 2023 में, उस वक्त जो सिलेबस था, वो जो पैटर्न थी, वही यहाँ पर इस वक्त भी होने वाली है। ये 2024 में जो होने वाला है, इसका शेड्यूल आपको नेट पर मिल जाएगा। कौन सी एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम कब होगी, मेंस एग्जाम कब होगी, सब कुछ शेड्यूल मिल जाएगा। तो देखते हैं आज एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो आपको सफलता लेना है, सक्सेस बनना है, तो यहाँ पर आपको कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। पढ़ने के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। आईएएस बनना है वो भी इजी होता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इरेगुलर होते हैं। शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाते हैं। फिर जो सपना था वो चकनाचूर होने लगता है। तो सपना देखने से पहले ये तय कर लो कि इसके लिए मैं मेंटली तैयार हूं। मतलब रेगुलर आना है, रेगुलर काम। जैसे हर रोज खाना खाते हो, बिना खाना चलता नहीं है। तो इस तरह हर रोज आना है, हर रोज पढ़ना है, रेगुलर काम करना है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर रेगुलर होगे, जो भी काम रेगुलर करोगे तो ही आपकी जीत हो जाएगी। यहाँ पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपने इंजीनियरिंग किया है, बीएससी किया है, बीएससी मैथ्स किया है और आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा है नहीं। हर किसी को नौकरी मिल सकती है, मगर ऐसे अपने आप को कंट्रोल रखने वाले ऐसे स्टूडेंट कम लोग होते हैं। जो लोग कर सकते हैं वही लोग जीतते हैं। तो देखते हैं अब ये वैकेंसी जो निकलने वाली 2024 में, इसमें आपको ये डेट जो है, ये डेट लास्ट ईयर का है। नया डेट आपको मई में पता चल जाएगा। तो देखिए, ये गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है, गवर्नमेंट खुद सिक्योर है, तो इनके एम्प्लॉय भी सिक्योर होंगे। तो इसीलिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। और अगर इंटरेस्ट दिल से होता है, तो अगर काम भी दिल से करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस हो ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि मेरा क्या होगा, मैं पास हूं या नहीं हो पाऊंगा। ये सोच जो है बंद कर लो, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस माइंड बना लो, मुझे कंटिन्यूस काम करना है, जहां तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक। अगर ऐसा ही करोगे तो फर्स्ट ट्रायल में ही आपकी नौकरी हो जाए, पक्की हो जाएगी। वरना आप 2-4 साल 5 साल लगाते रहोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। अगर होना है तो 6 मंथ में ही हो जाएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर में आएगी। इसके लिए सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट, मोर देन इनफ। आपके पास आपकी प्रिपरेशन के लिए 6 महीना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कैल्सी यूज करने से। कैल्सी यूज करने की आदत हो गई है, तो आपको प्रॉब्लम होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फास्ट करना है, एक्यूरेट करना है, वो नहीं हो रहा। ये भी हम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो एग्जाम होने वाली है, इसमें देखिए, आपको गुजरात में अगर आप जॉब चाहते हो तो आपको गुजराती आना जरूरी है। तो गुजराती भाषा का नॉलेज होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि गुजराती को नौकरी मिल जाएगी। गुजराती तो बहुत सारे लोग हैं। गुजराती कितने करोड़ है? 6 करोड़ है। 6 करोड़ में से 1 करोड़ तो होंगे, 1 करोड़ नहीं, 50 लाख तो होंगे जो युवा हो, जो 20 ईयर्स के होंगे। क्या सबको नौकरी थोड़ी मिल जाएगी? तो नौकरी उन्हीं को मिलेगी जिनको आगे, मतलब इस सिलेबस जो है इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। मगर हाँ, बैंक में आप फ्रंट में बैठे हो,
आप क्लेरिकल पोस्ट में काम करते हो तो बैंक की फ्रंट साइड में हो तो वहां पर पब्लिक डीलिंग होता है। इसके लिए आपको गुजराती में लोग बात करते हैं, लोग गुजराती गुजराती लोग ज्यादा आएंगे। ऐसे महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले आएंगे, और हम केरला में जाओगे तो मलयालम बोलने वाले आएंगे। तो आपको मलयालम नहीं आती तो आप वहां मलयालम केरला में काम नहीं कर सकते। तो यह मतलब यहाँ पर है गुजराती का नॉलेज होना जरूरी है। मतलब आप बोल सकते हो या तो समझ सकते हो, इतना वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने स्कूल में एक सब्जेक्ट गुजराती सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, आपकी मार्कशीट में 10th में गुजराती सब्जेक्ट था, तो आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जो लोग बिहार से हैं या उत्तर प्रदेश से, अदर स्टेट से हैं और गुजराती नहीं आती है, नहीं आती मतलब उनकी मार्कशीट में गुजराती सब्जेक्ट नहीं है, तो उनको इनका टेस्ट होगा। सिलेक्शन होने के बाद गुजराती का टेस्ट रखेंगे और टेस्ट में वो पास हो जाएंगे तो भी इनको नौकरी मिलेगी। मतलब क्या हुआ, बिहारी है, गुजराती गुजरात में पढ़ा नहीं, गुजराती सीखा नहीं है, मगर बोलना और समझना सीख लिया, और वो तो आसान होता है, लिखना मुश्किल होता है। तो मतलब क्या है, राजस्थान से आने वाले, बिहार से आने वाले थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब हाँ हाँ सीख लेते हैं। वो भी सीख लेंगे तो आपके कंपटीशन में आएंगे तो आपकी एक सीट कम हो जाएगी, आपका मतलब आपके लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आपका गुजराती का नॉलेज अगर नहीं हो तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो देखते हैं आपकी, और आगे बात करें तो ये लिखा है गुजरातियों तक चुकता नहीं है। ये गुजरातियों को मतलब मोटिवेट करने के लिए लिखा है। अगर मोटिवेशन तो अपने आप होना चाहिए। आपका सैलरी सैलरी है 30,000 से शुरुआत होती है। कई स्टेट, कहीं मतलब कोई ऐसे सिटी होते हैं बड़े, जैसे अहमदाबाद है तो वहां पर 32,000 से शुरुआत होती है। तो मतलब सैलरी तो काफी अच्छी सैलरी है। और जैसे आपका फिर बाद में सीनियरिटी होगी तो आपका प्रमोशन होता रहेगा। इसे और बात है, 30,000 तो आपकी सैलरी है, इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। और जो ये सारे अलाउंसेस एंड पर्क्स जो मिलते हैं वो ऐसे और कहीं नहीं है जितना बैंक में है। मतलब पीसफुल लाइफ जीने के लिए बैंक ही अच्छा कैरियर है। तो मतलब आपको ये भी है कि एक आप जो बैंक से जुड़े हो, बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। $5 ट्रिलियन का एक टारगेट लेके मोदी सर चल रहे हैं, आपको पता होगा नहीं? अभी इंडियन इकोनॉमी जो है अभी डेवलपिंग हो रही है, इनका टारगेट है $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, और बन ही जाएगा 2024-25 में। कोई आसान मतलब कोई मुश्किल नहीं, आसानी से बन जाएगा, बनेगा। मतलब इसके लिए क्या है कि वो भी काम करें, इस तरह हमारी कैरियर बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। मतलब एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेगुलर आते हो, जो सिखाया गया है शाम को सोने से पहले वो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हो, और वो सब कुछ आ जाता है, तो आपकी नौकरी पक्की समझो कि दोबारा कोई एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। और फिर भी आप चाहे तो एक साल में वैकेंसीज निकलती है, आईबीपीएस की, क्लार्क की, एनपीओ की, एसबीआई क्लार्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लार्क, आरआरबी पीओ, कभी कभी आ जाती है आरबीआई क्लार्क। तो कितनी हुई, 7। एक साल में आपको 7 चांस मिलते हैं, कम से कम एक में तो बारिश हो जाएगी। ऐसा तो करोगे तो 3-4 बार नौकरी मिलेगी एक साल के अंदर। नौकरी छोड़ने की आदत हो जाएगी, मैं एक तो पकड़ के रखोगे। देखिए, ये पीडीएफ जो है वो है 2023 में आईबीपीएस की जो वैकेंसी निकली थी, इसका पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है, क्योंकि अभी नया का डिटेल आया नहीं है। और मोस्टली 2023 का जो निकला था वो 24 में वही आएगा, वही ज्यादातर रूल्स वही रहेंगे, कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब देखते हैं ये 2023 का नोटिफिकेशन जो था, इसमें आगे क्या है। ये जो है डेट्स जो है वो लास्ट ईयर की है, फिर भी इससे आपको आइडिया आएगा कि एग्जाम कब निकलती है। और इसकी डेट जो है एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता, एक वीक बिफोर आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि ये है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो था 1 जुलाई को था। 1 जुलाई से 21 जुलाई तक, मतलब क्या हुआ,
आपको 21 दिन मिलते हैं। एक बात ध्यान रखना है, आपकी एप्लीकेशन की जो डेट है, जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लास्ट डेट में आप अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। अब देखता हूँ और लास्ट डेट में क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है। सब लोग ही लास्ट में ही अप्लाई करने चाहें तो सर्वर डाउन हो सकता है, तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। बेटर है कि आप 1 तारीख को नहीं करोगे, क्योंकि इसके सारे रूल्स पढ़ लोगे और 2-4 दिन आप पढ़ाई कर लोगे, रूल्स क्या है और सारी जो रिक्वायरमेंट क्या है, आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट के लिए आपको वो पीडीएफ बनाते हैं, सिग्नेचर की पीडीएफ बनाते हैं और अपने को एक डिक्लेरेशन देना है। ये सारी जो प्रोसेस है समझ लेना है और 4-5 दिन के 5 तारीख के बाद आप अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन में कोई डाउट नहीं होगा। मतलब लास्ट में नहीं करना है, पहले से होना है, मगर शुरुआत फर्स्ट दिन में नहीं करना, पूरी तैयारी करने के बाद करना है। आप जब अप्लाई करते हो ऑनलाइन तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, या तो जो कुछ पीडीएफ सब तैयार चाहिए, सब कुछ तैयार रखे, एक साथ में रेडी रखने के बाद ही अप्लाई करने की कोशिश करिए। क्योंकि आप आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, फॉर्म फिलअप आधा हो गया, फिर आपको डॉक्यूमेंट लेने जाओगे तो उस समय कोई आपका ठीक से पब्लिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, पेमेंट जो है वो भी 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए आपको छूट दे रखी है। आपको अप्लाई करने के बाद आपको फीस मतलब ऑनलाइन पेमेंट करना है। और बाद में है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स। आपकी ये तो प्री एग्जाम के लिए है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग का मतलब होता है, ट्रेनिंग क्या है, गवर्नमेंट ने एक बैंकों को एक जवाबदारी लगी हुई है कि बैंकों को एक काम दिया गया है, मतलब आईबीपीएस को दे दिया है कि आप जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप या तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो आप बिलोंग करते हैं, इनको ट्रेन करना है एग्जाम के लिए। मतलब ये तो वो इनके लिए 6 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। और ऐसे सचमुच तो एक गवर्नमेंट की एक मतलब लायबिलिटी समझो, वो करने की एक फॉर्मेलिटी है, वो कर रहे हैं। मगर आप जानते हो 6 दिन में कुछ नहीं होने वाला। 6 दिन में किसी को ट्रेनिंग नहीं हो सकती, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना है तो देखिए ये तो एक प्री ट्रेनिंग का हुआ। इसके बाद में है प्री एग्जाम ट्रेनिंग का कंडक्ट होता है, ये मेरे ख्याल से अगस्त में होता है। आपकी एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी होती है कितना, अगस्त या सितंबर में होती है। तो इससे मतलब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले इसका ट्रेनिंग होता है। बाद में है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स। जैसे आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आपको अपियर होने के लिए कॉल लेटर का डाउनलोड करना है, और एक कॉल लेटर होगा अगस्त में। मतलब क्या हुआ, आपकी एग्जाम जो है अगस्त में होना है, तो अभी आपके पास कितने महीने बाकी हैं, 6 महीने। और 6 महीने इनफ है अगर आप रेगुलर काम कर लो तो। बाद में है ऑनलाइन एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम। आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम है, इसमें 2 महीने लिखे हैं, अगस्त एंड सितंबर। अगस्त से सितंबर इसलिए क्यों लिखा है कि ऐसे आपको एक एग्जाम जो है ऑनलाइन है, सारे लोग एक साथ में, जैसे 10th और 12th में बैठते थे एग्जाम में, इस तरह नहीं होता है। सेम वन डे एग्जाम नहीं होती। मतलब कुछ लोग जैसे कि अगस्त को 10 अगस्त को बैठेंगे, कुछ लोग 11 होंगे और 14 होंगे, 16 को होंगे, इस तरह। मतलब ऐसे 10 दिन या तो 5 दिन बाद प्रोग्राम चलता है। तो ये मतलब अगस्त में थोड़ा कुछ दिन होंगे और थोड़ा कुछ 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 डेज सितंबर में होंगे। मतलब दोनों मंथ में हाँ चलता रहेगा। बाद में है रिजल्ट आएगा। आपकी एग्जाम जो प्रिलिमिनरी हो गई, इसका रिजल्ट आएगा अक्टूबर में। मतलब आप देख रहे हो विद इन मंथ या तो विद इन 1.5 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाता है। इमीडिएट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो इमीडिएट रिजल्ट तो आई। रिजल्ट तो ऐसे ही वो चाहे तो मतलब विद इन 1 आवर में भी रख सकते हैं। और इसमें क्या है, बाद में कट ऑफ नक्की करना पड़ता होता है कि शेड्यूल कास्ट में इतनी सीट हैं, तो इसमें से टॉप पर कितने हैं, और ऐसे शेड्यूल कास्ट टाइप में कितने लोग हैं, कितनी सीट हैं, वो सब वो अलॉटमेंट मैन्युअल करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद में है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम होती है सितंबर एंड अक्टूबर में। तो इसके कॉल लेटर डाउनलोड करना होता है वो सितंबर अक्टूबर में। तो आप देखिए मेन एग्जाम है अक्टूबर में। तो मतलब क्या हुआ, और सितंबर एंड अक्टूबर, मतलब दोनों के बीच में प्रिलिमिनरी एग्जाम है, मेन एग्जाम के बीच में कम से कम आपको 1.5 महीना का टाइम मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेंस के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना है, पहले से ही प्रिपेयर होना है ना। आप फिल्म क्रैक कर लोगे, मेंस में आप क्लियर, इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा तो आप
का प्रीलिम पास होना कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, कोई फायदा नहीं, मतलब मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो प्रीलिम एंड मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होना चाहिए जुलाई महीने में। हो सकता है तो आप जून तक कंप्लीट कर लो, आपकी प्रिपरेशन जून तक कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद में जुलाई और अगस्त के 15 दिन, मतलब 1.5 मंथ आपको मॉक ही मॉक लिखना है, मॉक ही मॉक। जितना आप मतलब पढ़ाई का इंपॉर्टेंस है सब, इससे ज्यादा तो मॉक का इंपॉर्टेंस है। मगर बिना पढ़े मॉक दोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको कहीं बार मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशन वीडियो भी आप देखोगे, मैंने आपको एक वीडियो ग्रुप में कल डाला था, वो था जो उन्होंने तो बोला था कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, और ऐसा वीडियो मैंने आपको दिया, राइट। मैं एज ए प्रोफेशनल हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, फिर भी आपको वो वीडियो मैं देता हूं कि जो वो बोलता है कोचिंग की जरूरत नहीं है, तो मुझ में भी दम है। रियलिटी क्या है, कोचिंग इज मस्ट। कहां? स्कूल में कोचिंग नहीं लेते तो चलेगा, कॉलेज में नहीं लेते तो चलेगा, कंपटीशन में एक एक मार्क्स की कीमत होती है। अभी एसबीआई का 2024 में एग्जाम हुआ था, इसका कट ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए 53.5 था। लिबर्टी की एक स्टूडेंट है, इसका स्कोर हुआ 53.5 से फेल हो गई। फेल हो गई, इसका कारण क्या है? वो अब जब फेल हुई तो पता चला, उन्होंने मैसेज किया, ओह मुझे पता चला 0.5 से भी फेल हो सकते हैं। अभी मतलब क्या हुआ? ही वॉज नॉट सिंसियर अबाउट योर स्टडी। हाँ, इतना स्कोर तो किया है, इतने स्कोर से नहीं होना, ये तो अच्छा था कि प्रिलिमिनरी था। प्रिलिमिनरी तो क्वालिफाइंग नेचर है, प्रिलिमिनरी में आपका स्कोर जो होगा वो ऐसे आपका मेरिट में कंसीडर नहीं हो, मतलब आपका सिलेक्शन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस एग्जाम में ऐसा होता तो भी क्या है कि आपको कट ऑफ से लाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक्चुअली क्या था कि उन्होंने जब बैच शुरू हुई थी तब मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट लिया था, क्वेश्चन सॉल्व करती थी रेगुलर, डिफिकल्टी भेजती थी और इनको सॉल्यूशन भी मिलता रहा था व्हाट्सएप पर। और हुआ क्या, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आई तो इनका इंटरेस्ट रीजनिंग और मैथ्स में चला गया, रीजनिंग और इंग्लिश में चला गया, मैथ्स को साइड में कर दिया। देखिए यहां पर कोई भी सब्जेक्ट को साइड में नहीं करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को पकड़ के रखोगे तो उस सब्जेक्ट के फैकल्टी बन सकते हो, कभी बैंक में नहीं जा सकते। आपको बैलेंस प्रिपरेशन करना है, सिर्फ मैथ्स में लगे रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, और रीजनिंग करोगे तो भी फायदा नहीं, इंग्लिश करोगे तो भी फायदा नहीं, तीनों को इक्वल बैलेंस करना है। तो मतलब क्या, एसबीआई में तो क्या था, इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं था। आईबीपीएस के एग्जाम में हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम इतना स्कोर तो करना ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे आप इंडिया में फर्स्ट हो रीजनिंग में, इंडिया में फर्स्ट हो इंग्लिश में, और मैथ्स के जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं अगर वो इतना नहीं करोगे, आप इंडिया फर्स्ट होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना था। अब इनका क्या हुआ, अब बाद में उन्होंने फेल हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो अफसोस करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने पूछा आपने क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मैंने लास्ट में मैथ्स छोड़ दिया था। कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो सबको बैलेंस करके चलिए। हाँ एक बात जरूर है, यहाँ पर आप कोचिंग में जुड़े हो तो यहाँ पर सारे सब एक दिन में 3 सब्जेक्ट तो नहीं होंगे, तो आपको करना क्या है, एक सब्जेक्ट अभी जो आज चल रहा है, जैसे कि आज मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स का आज का जो भी सिखाया गया है इसको आज शाम को ही से कंप्लीट कर लो, मटेरियल में आपको दिया हुआ है, इसकी पूरी सफाई से प्रैक्टिस कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो इसे सॉल्व करा लो, और इसी तरह चलते रहोगे तो डेफिनेटली आपका टारगेट जो है बैंक क्लार्क बनना है, वहां हो जाओगे पीओ। और टारगेट तो हर एक का पीओ का ही हुआ है, क्योंकि बैंक क्लार्क का सैलरी है 30,000 तो पीओ का है 55,000, और पीओ में पर्क्स ज्यादा होते हैं, अलाउंसेस ज्यादा होते हैं, और सोशल स्टेटस भी बड़ा होता है। और गुजरात के बच्चे को खोरा होता है कि मुझे गुजरात बाहर जाना नहीं है, ये भी गलत है। आप पीओ बनोगे, आपका पोस्टिंग गुजरात में आ गया, और ऐसे है आप बैंक ऑफ बड़ौदा या तो एसबीआई में आपका पोस्टिंग हो गया, तो मतलब गुजरात में ही इतनी सारी ब्रांचेज हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो मतलब आपको कहीं ट्रांसफर करना है तो पूरे गुजरात में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। हाँ आपका सिलेक्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो गया,
तो गुजरात में समझ लीजिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 10 बैंक ही है पूरे गुजरात में, तो क्या होगा, आपको ट्रांसफर करने के लिए भाई लिमिट आएगी तो आपको महाराष्ट्र में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां जिसकी ब्रांचेस ज्यादा है गुजरात में, इसमें आपका पोस्टिंग हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में ही प्रमोशन आएगा, लास्ट में वो प्रमोशन आप अवॉइड करोगे तो लाइफ टाइम गुजरात में रहोगे। और ये है, बैंक पीओ बन गए हैं आप, 2 साल के प्रोबेशन के बाद आपने समझ लीजिए कि अच्छी थोड़ी डिपार्टमेंट एग्जाम दे दी तो आपका सिलेक्शन मैनेजर भी पोस्ट में हो जाएगा, आसानी से जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है। तो मतलब ये है, सिर्फ एंटर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाके प्रमोशन रखे और सीनियर, मतलब है जूनियर मगर हमारा पावर जो है सीनियर की बराबरी हो जाता है। अच्छा, अब देखते हैं, देखिए प्रोविजन, ऑनलाइन एग्जाम हो गई आपकी मेंस की अक्टूबर में, और आपका अलॉटमेंट आएगा अप्रैल में। मतलब अप्रैल में आपका सैलरी शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या है, आपका टारगेट क्या है, अप्रैल 2025 में आपके अकाउंट में हर महीने पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। वो किस पर निर्भर करता है, मोदी साहब पर नहीं। मोदी साहब तो दयालु हो, भगवान को बोले भगवान तू भी दयालु है, वो दया नहीं करने वाले। अपना काम अपने को करना है, अपने आप। आपकी सक्सेस स्टोरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए, आप मुझसे जुड़े हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, काम तो करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। एसएससी का हम परसों देखेंगे, एसएससी का परसों देखेंगे। हाँ, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, वो शेड्यूल, आईबीपीएस का शेड्यूल एवरी ईयर इसी वक्त में आसपास फॉलो करता है। 1 वीक या 2 वीक आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आएगी जरूर, चाहे बारिश नहीं आएगी, आईबीपीएस आएगी। समझ गए, आईबीपीएस जरूर आएगी। कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ ही दे दूंगा। हाँ, दे दूंगा। ये तो सर्विस टू सोसाइटी है, मैं आपको दिया, आपको किसी और को दोगे तो क्या फायदा, नुकसान कहाँ है। सर्विस टू सोसाइटी है, कहीं किसी को काम लग जाएगी तो उसको और ज्यादा सर्कुलेट होने दो। ये पीडीएफ जो है सर्कुलेट सोसाइटी में होगी तो अवेयरनेस बढ़ेगी। चलिए, अब है इंपॉर्टेंट डेट्स। ये फिर से आ गए, हो गया ना। हाँ, अब इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। ग्रेजुएशन होने के बाद हम सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 95% लोग ग्रेजुएशन, अब देखते हैं कि मुझे कोई भी जॉब के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और ग्रेजुएट होने के बाद ही सोचेगा मुझे क्या करना है। सच बात तो है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट जॉब आपका कैरियर है, तो पहले से इसका सिलेबस ले लो और सिलेबस देख लो, और इसकी प्रिपरेशन करना चाहो तो आप फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हैं। क्योंकि सारी एग्जाम, आईएएस आईपीएस हो तो भी, बैंक हो तो भी, सीडीएस हो तो भी, एनडीए होती है तो भी, या तो फिर आप पुलिस में जाना चाहते हो, कोई भी इंडिया की कोई भी एग्जाम है, सारी एग्जाम का सिलेबस स्कूल का ही होता है, कहीं कॉलेज का नहीं है। सिर्फ यूपीएससी में मेंस एग्जाम में एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, वो सब्जेक्ट होता है जिसका सिलेबस होता है वो ग्रेजुएट लेवल का होता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो सिलेबस होता है वही होता है। बाकी इंडिया में ऐसी कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें कोई स्पेशल कॉलेज का पढ़ना पड़ता है। कॉलेज की पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब इसी है कि आपको अगर ग्रेजुएशन नहीं किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको जरूरी है कि एक मार्कशीट होना चाहिए। और मार्कशीट में ये भी देखिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन बहुत अच्छा हो जाए। अगर आपका गोल गवर्नमेंट जॉब का है तो यहाँ कहीं गवर्नमेंट जॉब में कहीं ऐसा कहीं नहीं मांगते कि आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 70% होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मांगते। नॉट ओनली दैट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 3 मार्कशीट से किया है, 3 बार फेल हो गए हो,
तो भी आप आईएएस बन सकते हो। 7 बार फेल हो गए हो तो बैंक ऑफिसर भी बन सकते हो। मतलब फेल होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है, मतलब आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, स्कूल में कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो भी आप बन सकते हो। वो वीडियो में देखा है आपने, मैंने जो कल लिंक भेजा था, वो वीडियो में आपने देखा होगा। वो इसका पापा उसको बोलते थे, तेरा बेटा कैसा है, तो हर दोस्त को बताते थे कि मेरा बेटा एवरेज है। फिर भी इसका सिलेक्शन फर्स्ट ट्रायल में ही हुआ था। ठीक है, देखा आपने, वीडियो देखा होगा। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसे वीडियो देखने से हमें बूस्टअप मिलता है? हाँ, थोड़ा कुछ तो मिलेगा। सिर्फ वीडियो से कुछ नहीं होता। अपने आप को कंट्रोल करना है, टाइम मैनेज करना है, टाइम नहीं घुमाना है। आज का काम आज ही करेंगे, कल नहीं। इसका मजबूत सोच जो है, अपने आप अंदर से ही खड़ा कर सकते हैं। अंदर से ही हो सकता है, किसी और के बोलने से नहीं है। ऐसा ही होता तो आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत बार टोका होगा, बताया नहीं, उठो बेटा उठो। अब कोई लोग उठ रहे हैं, कुछ लोग नहीं उठते। सोने दो ना, हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो? ऐसे डायलॉग पेरेंट्स को सुनाते हैं। पेरेंट्स के अपने दुश्मन थोड़ी होते हैं। फ्रेंड तो नहीं, वेल विशर होते हैं। फ्रेंड भी अच्छा है, फ्रेंड हो तो अच्छी बात है। तो एक्चुअल क्या है कि आपकी प्रिपरेशन में आपको कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करनी है। मतलब रेगुलरिटी पे करना है। रेगुलरिटी, आप जितने रेगुलर होंगे इतने ही आपकी सफलता की है। तो आप देखिए, ये जो है आपका एज लिमिट, यहां पर एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2023 में डेट फिक्स की थी। ये आपकी उम्र जो है, इसका बेस जो है 1 जुलाई होता था। इस वक्त भी ये 1 जुलाई ही होगा। तो उस वक्त आपकी उम्र आप मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 20 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसके लिए आपको बैंक वालों ने स्पष्ट कर दिया है, ये तारीख और ये तारीख के बीच में। तो अब क्या होगा, यहां पर 96 हो जाएगा, यहां पर 2004 हो जाएगा, 1 साल और बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या है कि आपको आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ये दोनों के बीच में होना जरूरी है। और आगे देखते हैं तो इसमें रिलैक्सेशन देते हैं। गवर्नमेंट का रूल्स है, हर एग्जाम में शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स का छूट देते हैं और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट देते हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए भी 5 ईयर का छूट है। पर्सन विद डिसेबिलिटी राइट ऑफ पर्सन, कुछ पर्सन को आपको डिसेबिलिटी है, मतलब इसके लिए आपको 10 साल की छूट देते हैं। मतलब फिजिकली हैंडीकैप हो, कुछ मतलब कुछ एफिशिएंसी में कुछ डाउट है, इसके लिए आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है और मिनिमम 40% एफिशिएंसी होनी जरूरी है। इसके अलावा एक्स, जो लोगों ने एक्स सर्विसमैन, मतलब सर्विस, हाँ मतलब फोर्स में, मतलब मिलिट्री में यहाँ कहीं जॉब किया है, तो इनको आप जो जितने साल सर्विस किया है प्लस इसमें 3 ईयर का छूट देते हैं। 8 ईयर फॉर डिसेबल सर्विस, मैक्सिमम 8 साल को देते हैं। हाँ मतलब शेड्यूल टाइप के लिए 5 साल और होता है, मतलब 3 के बजाय क्या होता है 8। यहाँ 3 प्लस दिया तो वहां पर 5 ऐड करोगे तो 8 साल। इसके अलावा और इसको और भी इसका लिमिट किया हुआ है, मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर्स, क्योंकि 50 ईयर देना बाद में 60 में रिटायर, 10 साल में तो उसको 10 साल तक तो फायदा उठाएंगे। और ये कुछ कंडीशन ऐसी विडो होती है, डिवर्स वुमन होती हैं, तो इनके लिए अप टू 35 ईयर्स के लिए एंड जनरल कैटेगरी, और ओबीसी के लिए 30 ईयर्स फॉर ओबीसी। जो लोग ओबीसी में बिलोंग करते हैं, सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं, इनके 35 ईयर्स, और ओबीसी में करते हैं इसके 38 ईयर्स, एंड जो शेड्यूल कास्ट में है इनके लिए 40 ईयर्स। मतलब ये रूल्स जो है एज पर रूल्स, अब ये रूल्स कहीं बदलते नहीं, ऐसे ही रहते हैं। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 इन राइट्स, 1984 में आपका बर्थ होने से पहले एक राइट हुआ था दिल्ली में। 1984 में इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था।
तो एक उनके ही एक सोल्जर ने उनका असैसिनेशन किया था, मर्डर किया था। तो उस वक्त इनके मर्डर के बाद मतलब दिल्ली में बहुत बड़े दंगे हुए थे। मतलब अ, वो अगेंस्ट सिख जो 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 सिपाही था वो सिख था। इंदिरा गांधी ने पंजाब में भिंडरावाले के भिंडरावाले ने क्या खालिस्तान की मूवमेंट की थी और इसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था गांधी से फिर बाद में उन्होंने बदला लिया इंदिरा गांधी से और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया। तो वहां पर वो राइट्स हुए थे तो इनकी सिंपैथी के बाद, जैसे इनका असैसिनेशन होने के बाद दिल्ली में राइट्स हो गए और इसमें जो लोग सरदार थे इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो वो राइट्स में जो जो लोग इनका अफेक्ट हुआ था इनको भी 5 ईयर का छूट देते हैं। ये सब गवर्नमेंट रूल्स हैं और इसको फॉलो किया जाता है हर एग्जाम में। अब बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन इज मस्ट। मतलब इसका ये नहीं कि आपने कहा कौन से सब्जेक्ट में किया है, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी से किया है वो अप्रूव होनी चाहिए यूजीसी से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अप्रूव किया, वो यूनिवर्सिटी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अपना सर्टिफिकेट आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, जैसे कि आप 3rd ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, आपका रिजल्ट जो है 21 जुलाई तक आ जाएगा तो आप अपियर हो सकते हो। मतलब ये जरूरी है कि आपका रिजल्ट ये तक आना चाहिए। कौन से क्लास में है? बीएससी बीए कंप्लीट कर दिया, बीए इकोनॉमिक्स किया है, एमए भी कर दिया है। चलिए, ए डिग्री इज मस्ट। आप देखते हैं कंप्यूटर लिटरेसी। आपके पास कंप्यूटर का अच्छा, हाँ हाँ, आ गया पीछे वाले, पीछे में चलिए। अगर आपको बैंक क्लार्क बनना है तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर लिटरेसी में देखिए, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, मस्ट। आपको यू मस्ट हैव सर्टिफिकेट, या तो डिप्लोमा किया हुआ, डिग्री किया है ना। डिग्री डिप्लोमा जरूरी नहीं है, एक सर्टिफिकेट हो वो जरूरी है। अगर आपका स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है, हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर, तो भी वो भी एक मतलब सर्टिफिकेट के रूप में ही गिना जाएगा। तो स्पेशल कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर हर स्टेट की गुजरात की लैंग्वेज कौन सी है? गुजराती है। गुजरात स्टेट की लैंग्वेज गुजराती है, तो गुजराती का नॉलेज होना जरूरी है। आपकी एग्जाम जो होती है वो कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को भी खर्च करना पड़ता है और वो खर्च आपसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ये आईबीपीएस जो है एक प्राइवेट एजेंसी है, इससे गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। देखिए, सोच सोच लीजिएगा, आईबीपीएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसकी ऑफिस बॉम्बे में है। और ये है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम होती है, तो एग्जाम निकल आती है, स्टेट दिखता है एसबीआई, पर इसका पेपर का सेटिंग और इसका अंदर का जो कंडक्ट होता है वो भी आईबीपीएस करती है। सारी एग्जाम, जैसे एलआईसी का भी वो आईबीपीएस करती है। आपको दिखता है एलआईसी और दिखता है एसबीआई, आरबीआई, मगर सारे का कंडक्ट जो करता है काम, सिलेक्शन पेपर बनाना है, इसका रिजल्ट निकालना है, सारा काम जो है पर्दे के पीछे आईबीपीएस ही काम कर रहा है। तो ये आईबीपीएस का काम है। मतलब एक
बहुत आप देखोगे कहीं कई बार आपने देखा है पेपर लीक हो जाता है। गुजरात में तो कई बार हुआ है, और अदर स्टेट में भी होता है। अदर स्टेट में भी होता है। मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि लोगों को शॉर्टकट पसंद है, हार्ड वर्क पसंद नहीं है। जब शॉर्टकट हार्ड वर्क नहीं कर सकते, वो पेपर लीक आउट करने के लिए काम करते हैं, और वो कर सकते हैं, करते भी थे। अब क्या ऑनलाइन एग्जाम हो गई है, एक प्राइवेट एजेंसी है आईबीपीएस, फिर भी वो अच्छा काम कर रही है, वहां कहीं पेपर लीक आउट नहीं हुआ। अब नहीं होता, ऑनलाइन में एग्जाम में लीक आउट होने का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अब देखते हैं ये जो है एप्लीकेशन फी जो है, वो एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस। एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर कितना था, यहाँ पर आपको दिया है 175। जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप एंड एक्स सर्विसमैन में बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और फिजिकली हैंडीकैप एंड एक्स सर्विसमैन के लिए फी नहीं होती थी पहले, वो टाइम पहले नहीं होती थी। अब तो क्या कि गवर्नमेंट ने इनके लिए 175 जो है वो इंटीमेशन चार्जेस के रूप में लिया हुआ है। और ओपन कैटेगरी के लोग हैं, इनके लिए 850 रुपया है। और ये तो लास्ट टाइम से इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, इतना ही रहेगा नेक्स्ट। अभी 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 तो 1-2 साल में बढ़ा था, बाद में बार बार नहीं बढ़ेगा। ऐसे तो फी मेरे हिसाब से तो 10,000 रखनी चाहिए। क्यों 10,000 रखेंगे तो लोग सिंसियरली प्रिपरेशन करके आएंगे। बात सही गलत? अगर आपकी प्रिपरेशन अगर सस्ते में होगी तो आप बार बार एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर महंगा हो 50,000 फी रखेंगे तो बराबर थोरोली तैयार होकर आओगे। अरे आप ये सोचते हो, अगर आपको जॉब मिल जाती है, देखिए अगर आपको जॉब मिलती है एज ए क्लार्क, आपकी एज 25 ईयर्स पे जॉब शुरू होती है, रिटायर होंगे तो 60 पर रिटायर होंगे। 35 ईयर्स जॉब करोगे तो आपको कम से कम 4 करोड़ का सैलरी मिलने वाला है। तो 4 करोड़ के सामने 850 रुपया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये तो आप में दम होना चाहिए कि मैं 4 करोड़ का इंसान हूं और 4 करोड़ लेके रहूंगा। ये तो मतलब ये तो सोच बनानी है। 850 तो कुछ नहीं है। मैंने पहले ही बताया आपको, सरकार को 50,000 रखना चाहिए। 50,000 रखने से क्या होगा, हर कोई जो बंदा आएगा बराबर तैयार होकर आएगा। एक साल में कितनी बारिश होती है, 7 बार वैकेंसी निकलती है, तो एक बार तो हो ही जाएगा। या तो फिर गवर्नमेंट को ये भी हो सकता है कि 7 बार अलग अलग एग्जाम के बजाय एक ही एग्जाम ले लेते हैं और हर एक का मार्कशीट दे देते हैं, जिसका जहां जहां अप्लाई करना है वहां मेरिट बनेगा, फिर वहां से सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बार एग्जाम से हो सकता है। अभी गवर्नमेंट शायद सोचा नहीं होगा, तो फ्यूचर में सोचेगी। हाँ, जैसे गुजरात गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है। गुजरात गवर्नमेंट का एक बोर्ड है, गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल, गुजरात सेकेंडरी सॉरी सबोर्डिनेटेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसे बोलते हैं GSSB। तो वहां पर इन्होंने क्या कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम CCE बना दिया है। सारे एग्जाम के लिए एक साल में एक ही बार एग्जाम लेना है। इस तरह यहां पर ही हो सकता है। वो होने से पहले अच्छा है कि आपको 7 बार चांस मिलता है तो ले लो। अब जो है आपकी एक फर्स्ट स्टेज है, आपका सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जाम। आपकी पूरा सिलेक्शन जो है मल्टीपल चॉइस वाला है, ऑनलाइन बेस्ड है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम का फर्स्ट फेज है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें आपको जो स्कोर करोगे, इतना स्कोर करना है कि आप कंपटीशन में मेरिट में आगे रहोगे, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। अगर यहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको फिर से दोबारा देनी एग्जाम पड़ेगी। तो यहां पर देखिए, आपकी एग्जाम के लिए 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश का मीडियम मीडियम जो है इंग्लिश में रहेगा, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है इंग्लिश में एंड गुजराती में, इंग्लिश में गुजराती में।
मतलब यहाँ पर आपने गुजरात में अपीयर हुए हो तो आप गुजराती लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश का सब्जेक्ट तो इंग्लिश में रहेगा ही रहेगा, मगर मैथ्स एंड रीजनिंग जो होगा, ये जो न्यूमेरिकल है वो मैथ्स है अप टू 10th तक का, इंग्लिश जो है अप टू 12th तक का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉलेज का सिलेबस नहीं होता है। और बैंक भी एग्जाम में जो बैंक का सपना देखे हुए हैं और बीकॉम किए हैं लोग, तो यही मानते हैं कि हमें अकाउंट आता है, बैंक को हमारी जरूरत है, हमको रख लेंगे। ऐसा नहीं है। आप बैंक में जाओगे, अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, यहाँ देखोगे, इनसे मिलोगे तो उनसे भी पता चला, आप पूछोगे तो आपने क्या किया था, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ बीडीएस वाली लड़की भी बैठी होगी जो डेंटिस्ट है, फिर भी बैंक में बैठी है। तो क्या है कि बीडीएस होने के बाद इनके फील्ड में इनको अच्छा स्कोप नहीं लगा, तो उन्होंने बैंक में ट्राई किया तो उनको जॉब मिल गई है। ऐसे इंजीनियरिंग किया है वो भी लोग बैंक में बैठे हुए हैं, फार्मेसी किया है ऐसे लोग भी बैंक में बैठते हैं। तो मतलब ऐसे लोग क्यों बैठते हैं, इनको क्यों अलाउ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बीडीएस किया है उसको बैंक में क्यों बिठाते हैं, फार्मेसी किया है उनको बैंक में क्या जरूरत है, ऐसा क्यों, सोचिए। मतलब बैंक में काम करने के लिए आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। ऑटोमेटिक कंप्यूटराइजेशन हुआ है, जो कंप्यूटर में फीड करोगे ऐसा ऑटोमेटिक एनालिसिस हो ही जाएगा। अकाउंट का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। तो आपकी प्रिपरेशन में आपको ये 3 सब्जेक्ट जो है, इसके लिए तो आपको स्कूल वाली पैटर्न है। स्कूल में आपने इंग्लिश सीखा था, स्कूल में आपने मैथ सीखा था, और रीजनिंग तो कॉमन सेंस था और सिखाने की जरूरत नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग के पास कॉमन सेंस होती है। तो आप देखिए ये 3 सब्जेक्ट में यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसके लिए 20 मिनट का टाइम देते हैं। और जैसे ही आपकी स्क्रीन ऊपर इंग्लिश का पेपर दिखने लगेगा, 20 मिनट हो जाएगी तो इंग्लिश गायब हो जाएगा। आपका इंग्लिश थोड़ा कुछ बाकी रह गया होगा। आप सोच रहे हो इंग्लिश कहाँ चला गया, क्योंकि आप जब सॉल्व करते हो तो इस वक्त आपकी नजर घड़ी पे तो नहीं हो सकती। बार बार घड़ी देखोगे तो बैंक वालों आपको घड़ी दिखा देंगे, नेक्स्ट ईयर आना, क्योंकि दिखने का टाइम नहीं है। और तो पहले से ही तैयार होकर जाना है कि विद इन 20 मिनट में आपको अच्छा स्कोर हो जाएगा। और ये बात जरूर है, आपकी एग्जाम जो है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए 60 मिनट का टाइम देते हैं। तो यहाँ आपको बहुत प्रेशराइज किया हुआ है। यहाँ पर आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई बंदा पैदा हुआ नहीं है जो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। हाँ, करना चाहे तो फटाफट खटाफट हम बिना सोचे समझे, अब बस जैसे स्टेयरिंग पे बैठा है, स्टैंड गन लेके बैठा है, 100 गोली फायर करना है तो कर देता है। ऐसे आंसर 100 क्वेश्चन टिक मार करके बाहर निकलो तो 5 मिनट में बाहर आ जाओगे। वो उसका कोई मतलब मकसद नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। 100 नहीं होगा तो मतलब आपको पहले से ही मतलब घबराने की जरूरत नहीं। 100 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो और लोगों को भी नहीं होने वाला है। मतलब और लोग करते हैं, इससे अपना स्कोर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 5 मार्क्स ज्यादा होना जरूरी है। तो देखिए दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये भी आपने स्कूल में 10th तक स्टडी किया है, वही न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो देखिए आपका जो 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स है, इसके लिए भी 20 मिनट है। अब कंपेयर करने की बात है, कंपेयर करिए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन कम है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन ज्यादा है, मगर दोनों में टाइम तो इक्वल दे दिया है। सही गलत? तो यहाँ इंग्लिश में इतना कैलकुलेशन नहीं है जितना मैथ्स में है। मैथ्स में ज्यादा टाइम चाहिए, फिर भी उन्होंने मैथ्स में टाइम कम दिया है। तो फिर आप रटने लगोगे तो सरकार आपको मनाने नहीं आएगी। कोई कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, सोच समझ के किया है। आपके लिए 20 मिनट तो हर एक के लिए 20 मिनट है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका छूट जाएगा तो और लोगों को भी छूटने वाला है। फर्क क्या है? उन्होंने आउट ऑफ 35 में से 20 किया है तो आप 25 कर लो, 22 कर लो। कंपटीशन में आगे रहना है, और क्या है। थर्ड टेस्ट है रीजनिंग एबिलिटी, कॉमन सेंस है, इसके लिए भी आपको 20 मिनट दिया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 36 सेकंड एवरेज मिलता है।
तो ये 36 सेकंड का जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मैनेज करना है। वो कैसे मैनेज करेंगे? आपकी क्लास में जब बैठे हो, जब लर्न करते हो, तब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आपको मैक्सिमम फायदा उठाना है। आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इसको समझने के लिए कंसंट्रेशन करिए। पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर आना तो जरूरी था। दूसरी कंडीशन है, जब आप क्लास में बैठे हो तो आप 2 घंटा पढ़ते हो। मैं जैसे 2 घंटे का लेक्चर होता है तो 2 घंटा आप कितना कंसंट्रेशन कर पाते हो? कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो जो कर पाते हैं वो क्यों कर पाते हैं, और कुछ नहीं कर पाते वो क्यों नहीं कर पाते? ये अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते, इसके बारे में सोचिए। कि देखिए कि वो कर पाता है तो मैं क्यों नहीं कर पाता। देखिए अकेले बैठे हैं, पूरा कंसंट्रेशन बना हुआ है ना? बन रहा है, पूरा कंसंट्रेशन बन रहा है। कुछ लोगों का नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? बहुत सोचने वाली बात है। आपने 15 साल तक स्टडी किया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक। किस वास्ते किया था? इसी वास्ते अच्छी नौकरी मिलेगी, इस सोच के किया था। तो अब जो पानी की टाइम आ गया है, तब भी आप 20 दिन से नहीं होंगे, क्लास में 2 घंटा कंसंट्रेशन नहीं बना सकते, तो आप कैसे कंपटीशन में टिकोगे? कंसंट्रेशन हर कोई बना सकता है, भगवान की ऐसा कोई डिफिकल्टी। भगवान ने हमें हाथ नहीं दिया, पग नहीं दिया, कमजोरी दी है। पाँव किसी का कमजोर है, मगर दिमाग तो कमजोर नहीं बनाया। दिमाग तो हर एक को दिया, अच्छा दिया है। और इसी सोचते आए हो। मेंटली डिस्टर्ब है, वो सोचेगा नहीं बैंक में जाने के लिए। तो बाकी सब लोग यहाँ पर इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। तो कॉम्पिटेंट हैं तो फिर कॉम्पिटेंसी बनाइए, और कॉम्पिटेंसी बनाने के लिए आपको कंसंट्रेशन बनाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे आपने सुना है ऋषि मुनिया बहुत तप करते थे और ओम नमः शिवाय करते थे ना, तो वो कंसंट्रेशन से काम होता था। तो यहाँ पर आपको 2 घंटा कंसंट्रेशन करना है, क्यों नहीं कर सकते? अगर नौकरी मिल जाती है, अगर हाँ हम हर रोज 2 घंटा ध्यान करते हैं, पढ़ाई मतलब ध्यान मतलब पढ़ाई नहीं ध्यान करते हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा होता है। और आपका फर्स्ट ट्रायल में ही आपको ये मकसद करना है कि अगले अगस्त तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और अप्रैल 2025 में मेरा सैलरी मेरे बैंक वाला मेरे अकाउंट में हर महीने पैसा डालेगा। इसके लिए आपको कंसंट्रेशन ही जिताएगा, और कोई यहाँ कोचिंग में फी भरने से आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। फी भरने से कुछ नहीं होता। क्लास में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तो आप कंपटीशन में नहीं टिक पाओगे। देखते हैं, चलिए। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच 3 टेस्ट। अब देखिए यहां पर आईबीपीएस की एग्जाम जो होती है, इसमें हर टेस्ट में क्वालिफाई होना है। क्वालिफाई क्या होता है, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे कि ये इंग्लिश जो है, इसमें आप वो फिक्स करेंगे कि यहां पर कम से कम 10 मार्क्स होना चाहिए। यहां पर फिक्स करेंगे यहां पर आपको 12 मार्क्स होना चाहिए। यहां पर फिक्स करेंगे 15 मार्क्स होना चाहिए। तो ये जो है ये पहले से फिक्स नहीं होता है, एग्जाम हो जाती है बाद में। चलिए इनको कितना सिलेक्शन करना है, समझ लीजिए कि एग्जाम 2024 में समझ लीजिए कि बैंक क्लर्क की एग्जाम के लिए इनको 5,000 का पोस्टिंग करना है, 5,000 का सिलेक्शन करना है, 5,000 पूरे इंडिया में सिलेक्शन करना है। तो 5,000 का सिलेक्शन जो होना है वो कैसे करेंगे? उस पहले 20,000 लोग लेंगे, 20,000 का सिलेक्ट कर लेंगे, 20,000 25,000 सिलेक्ट करेंगे या 30,000 सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें से इंग्लिश वाला कट ऑफ कौन सा लेटेस्ट सबसे कम वाला कितना आया, तो ये हो जाएगा इतना, इससे कट ऑफ कर लेंगे। फिर बाद में न्यूमेरिकल वाले सारा डेटा है, इसको न्यूमेरिकल में जो ज्यादा स्कोर है वो ऊपर रहेगा और कम स्कोर वाला नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। इसमें 20,000 में कौन सा कितना कट ऑफ, 20,000 में नंबर में आया कौन सा कट ऑफ, वो कट ऑफ तय करते हैं। और बाद में ऐसे रीजनिंग का होगा, इस तरह करेंगे। और फिर बाद में तीनों का एक कट ऑफ करने के बाद फिर बाद में एक नया रिजल्ट, ये कट ऑफ हो गया। इसमें से अब क्या होगा, जिसका इंग्लिश में 10 मार्क्स से कम आया वो लिस्ट में से चला गया,
जिसका मैथ्स में कम आया वो चला गया, रीजनिंग में कम आया वो चला गया, तीनों कट ऑफ में कंप्लीट हो गए हैं। ऐसा एक नया फाइल बनेगा और इन्हीं में से एक सिलेक्शन होगा, फिर इसका मेरिट बनेगा, कंबाइंड हो गए। मतलब ये तो कट ऑफ से आपका सिलेक्शन नहीं होना है, कट ऑफ में से आपका रिस्क है, रिस्क फैक्टर में से आप बाहर निकल जाओगे। मगर आपका सिलेक्शन तो आउट ऑफ 100 में से कितना करना चाहिए वो आपको देखना चाहिए। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया एसबीआई में 53.5 ओपन के लिए था। तो एक लिबर्टी का अपना एक ग्रुप है जिसमें बैंक की प्रिपरेशन के लिए करने वाले स्टूडेंट को मतलब एग्जाम की सारी अलर्ट मिल जाती है। और इसमें कुछ नया कोई रूल्स कोई आया है, कोई मतलब कोई खास कोई टिप्स है, प्रीवियस पेपर के पेपर सॉल्व करना है, आपको डिफिकल्टी हो तो आप इसमें भेज सकते हो। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी वहाँ उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही होता रहेगा। इसके लिए आपको एक क्यूआर कोड है, मैं आपको कल दे दूंगा, और वो उसमें आपको जुड़ना है। इससे क्या कि आपका अपडेट सब कुछ हो लेटेस्ट होता रहेगा। आप देखते हैं, देखिए कट ऑफ की बात हो गई। Adequate number of candidates in each category as decided by IBPS depending on the requirement of will be shortlisted for the online main examination। मतलब मेन एग्जाम का जो सिलेबस, मेन एग्जाम का जो स्कोर होगा इसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीलिम एग्जाम में जो लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, मेरिट में आए हैं, इनका सिलेक्शन रिजल्ट आएगा और वही सिलेक्टेड हुए हैं वही लोग मेंस एग्जाम में जाएंगे। और मेंस एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर था, सिर्फ पास होना था, इसका स्कोर मेरिट में कहीं गिना जाएगा नहीं। तो मतलब फिर भी पास होना तो जरूरी था, प्रीलिमिनरी का इंपॉर्टेंस तो है ही है। अब मेंस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि मेंस के एग्जाम से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। मेंस एग्जाम में देखोगे तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट नया आया, जनरल अवेयरनेस, एंड दूसरा टॉपिक है फिनेंशियल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में होता है लास्ट 6 मंथ का लेटेस्ट हैपनिंग है, जिसमें नेशनल है, इंटरनेशनल न्यूज है, स्पोर्ट्स के बारे में है, ये सारा प्रिपरेशन आपको डे टू डे न्यूज होता है। तो मतलब क्या है, आपको अभी से, ये तो क्या हर रोज नई नई इवेंट बनती रहेगी, हर रोज पेपर आपके घर पे आता है। तो हो सके तो आप पेपर में से आप करंट अफेयर्स तैयार करिए। तो इससे क्या करना कि आपको करंट अफेयर्स के पेपर में कैसे, किस तरह का इसका आस्किंग मोड क्या था, तो कैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन से टॉपिक से बिलोंग करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको आपको हिंट्स दी जाएगी आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस। मगर ये तो हर रोज करते रहना है आपको। तो इसलिए क्या कि हर रोज आपको जनरल अवेयरनेस में लेटेस्ट हैपनिंग क्या है उसको अपडेट रखना है। और बैंकिंग के बारे में भी एक लेक्चर होंगे, तो बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में जो फिनेंशियल अवेयरनेस बोलते हैं वही बैंकिंग अवेयरनेस है। तो ये टेस्ट हुआ, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन होंगे और इसका 50 मार्क्स होंगे और इसके लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर मेंस एग्जाम में आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम से काफी अच्छा टाइम देते हैं। मगर इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो भी टाइम देते हो 45 मिनट दे दिया है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टाइम दिया है मगर यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के सब्जेक्ट तो वही देखते हैं। प्रीलिमिनरी में देखिए इंग्लिश था, प्रीलिमिनरी में रीजनिंग था और मैथ्स भी था, ये तीनों सब्जेक्ट थे प्रीलिमिनरी में, सब्जेक्ट तो वही है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस ऐड हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट वही है मगर इनमें इसका लेवल ऑफ डिफिकल्ट जो होगा वो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि जो सिलेक्ट होके आए हैं सब लोग होशियार आए हैं, तो होशियार में और होशियार कौन है वो सिलेक्ट करने के लिए इसका लेवल तो टफ रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो टाइम दिया गया है वो थोड़ा टाइम ज्यादा दिया है, मतलब लेवल ऑफ टफनेस लेवल हाई बन गया है तो उसको टाइम दिया है। मतलब टाइम तो मतलब यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम तो चाहिए ही चाहिए, तो मतलब टाइम फैक्टर तो सारे के लिए कॉमन है। इंपॉर्टेंट है कि विद इन टाइम लिमिट में हम कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश के देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स से इसके 35 मिनट का टाइम देते हैं। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है। रीजनिंग के साथ एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है, वो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, यहाँ पर ऐसी कोई स्पेशल टेक्निकल नॉलेज का कोई ज्यादा एडवांस लेवल की जरूरत नहीं है, जैसे कि किसी ने आईटी किया वही करेगा ऐसा नहीं है। कॉमन स्टूडेंट, कॉमन मैन के पास जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे और इसके भी यहाँ पर आपको लेक्चर कराए जाएंगे, जिससे आपका पूरा एग्जाम के पैटर्न से आपको परिचित कराया जाएगा। तो ये है आपका 51
60, इसके लिए 60 मार्क्स है, इसका 40 मिनट का टाइम दिया हुआ है। और लास्ट में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है, इसके लिए 45 मिनट का टाइम है। तो इन ऑल आपको यहाँ पर 190 क्वेश्चन अटेंड करना है और इसके लिए आपको 160 मिनट का टाइम दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आपको 190 में से 190 स्कोर करना ही नहीं है और होने वाला नहीं है। तो इसमें से 30 तो हम कम करेंगे तो 160 हो जाएगा। 160 क्वेश्चन के लिए 160 मिनट, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम देते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम देते हैं। वहां पर प्रिलिमिनरी में क्या था, एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड था। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशराइज कम होना है, मगर फिर भी लेवल ऑफ डिफिकल्ट तो रहेगा ही। मतलब जितना आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे, जितना पहले से ही प्रिपेयर होंगे, इतना आपको फायदा होने वाला है। अगर आपने प्रीलिम क्रैक कर लिया मगर वो टफ लेवल का क्वेश्चन आपने नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर प्रीलिमिनरी क्रैक करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। एग्जाम का मीडियम आप यहां पर देखते हो, हर स्टेट के लिए नंबर ऑफ नेम ऑफ स्टेट दिया है, कौन से स्टेट के लिए रीजनल लैंग्वेज के लिए छूट देते हैं। अभी ये नया एग्जाम जो होने वाला है वो होगा 14 सेशन होगा। 13 साल से एग्जाम हो गई है, अब ये नया 14वीं साल होगा। आईबीपीएस की रिक्रूटमेंट ये 14 नंबर का होगा। 14 साल से 3 साल 30 तक हो गया है, 14 ईयर्स को होने वाला है। अब देखिए, अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप हर एक में देखो, इंग्लिश तो डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, इंग्लिश तो आएगा ही आएगा। जैसे आप कंप्यूटर पर टेस्ट अटेंड कर रहे हो तो एक क्वेश्चन आपका कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में तो रहेगा ही रहेगा। प्लस एडिशनल आपने समझ लीजिए कि हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी आएगा, अगर गुजराती सिलेक्ट किया तो नीचे गुजराती आएगा। इंग्लिश एंड हिंदी अथवा इंग्लिश एंड गुजराती, मतलब दोनों में से एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका आप फायदा उठा सकते हो। मगर हाँ, हो सकता है तो ये मतलब ये जरूरी है गुजराती होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में देखो इंग्लिश सब्जेक्ट तो है ही है। इंग्लिश टेस्ट का तो आपको इंग्लिश का नॉलेज तो चेक करते ही है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पर मैथ्स में इंग्लिश, रीजनिंग में गुजराती करना जरूरी नहीं है। फिर भी चाहो तो आप गुजराती का फायदा उठा सकते हो। ये आईबीपीएस की जो एग्जाम है क्लार्क की, इसका प्रिलिमिनरी एंड मेंस का सिलेबस क्या है। ये क्वांटिटेटिव का सिलेबस है, मैथ्स का। आप देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप यहाँ यहाँ देखोगे सारे चैप्टर जो हैं स्कूल के ही है। हाँ, कुछ नए दिखेंगे, अरे वो तो अलग है। जैसे कि हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो एक पार्ट होता है स्पीड मैथ्स, दूसरा होता है अरिथमेटिक, एंड तीसरा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। और स्पीड में देखिए सिंप्लीफिकेशन होते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि जैसे आपको कोई अरिथमेटिक नहीं होता, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना होता है। इज इक्वल क्या है, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करके करेक्ट आंसर क्या होगा, और आंसर ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज या तो कोई स्क्वायर, स्क्वायर रूट का नॉलेज होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। अप्रोक्सीमेशन जो है वो आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया, और यहाँ पर आपको इसी को मतलब ये इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हम 600 कर लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर, इसका आंसर जो आता था, अब वो आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर हम इसको 28 कर लेते हैं, तो मतलब क्या हुआ, इसका आंसर परफेक्ट आएगा ही नहीं, नीचे कुछ बचने वाला है। तो इसका आंसर जो आएगा अप्रोक्सीमेट दिया होगा। जैसे कि आपका आंसर आता है 27.888, मतलब आपको ऑप्शन में दिया होता है 28, 29, सॉरी 28, 30।
28, 30 एंड 26 एंड 32 दिया है, तो मतलब आपका आंसर यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करोगे? 28 सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या है, एक मेथड है, जैसे कि आपको परफेक्ट आंसर आएगा नहीं, फिर उस टाइम में आपको गैस करना है कि हाँ करेक्ट आंसर कैसे आएगा, अप्रोक्सीमेट नियर बाय आप चले जाओगे। ये दूसरी पैटर्न हुई। तीसरी होती है सीरीज। सीरीज भी एक मतलब नई पैटर्न जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई गई। जैसे कि यहाँ को 5 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 11 और बाद में दिया है 14, तो अब क्या आएगा? या मतलब क्या, ये दोनों के बीच में गैप कितना है? ठीक है, इसमें 3 ऐड हुआ है, इसमें 3 ऐड करोगे तो 11, इसमें 3 ऐड करोगे तो 14 और 3 ऐड करोगे तो 17। इस तरह मतलब ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, हमारे ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टफ देते हैं, आपको सोचने में काफी टाइम लगता है और आप ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या होता है? स्ट्रेस होता है और आपको डर लगता है, प्रेशर में आ जाते हो, मेरा इतना टाइम बेकार गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो ये होता है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना। टाइम मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप क्लास में 2 घंटा पढ़ते हो तो सिंसियरली पढ़िए और घर पे जाके फिर अच्छी प्रैक्टिस कर लो। पक्की नौकरी, इसमें कोई डाउट नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ, आप मैंने मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद बोलोगे। अगर आप कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे हो, 2 घंटा का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बनेगा, इस वक्त मेरी नौकरी पक्की है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जैसे कि आपको स्कूल में आपको बताया गया था, x² प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल 0। तो इसके लिए x की वैल्यू, आप दो वैल्यू आएगी, एक आएगी एक, दूसरी वैल्यू 2 आएगी, और इस तरह y का इक्वेशन होगा y² प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल 0। तो y की दो वैल्यू आएगी, फिर आपको कंपेयर करना है कि x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y और x इज ग्रेटर और इक्वल y और x इज लेस देन और इक्वल y। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको सिलेक्ट करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे स्कूल में आप जो पढ़ कर आए तो वही है, कि पूछने का तरीका बदला हुआ है। तो ये हुआ आपका स्पीड मैथ्स। दूसरा होता है अरिथमेटिक। ये प्योर आपको स्कूल में जो पढ़ चुका था वही परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजिस के बारे में है, एलिगेशन और मिक्सर का है, और टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। बाद में है पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, एरिया एंड वॉल्यूम। और सारे चैप्टर आपने स्कूल में पढ़ लिए हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। मतलब यहाँ पर आपको जो डेटा डेटा देते हैं, कुछ टेबल के रूप में देते हैं, टेबल में कोई डेटा दिया गया है, या तो कोई पाई चार्ट के रूप में दिया है, या तो आपको बार ग्राफ में दिया हुआ है, बार ग्राफ के फॉर्म में, या तो लाइन ग्राफ में दिया हुआ है। मतलब ये ऐसे क्या, तो फिर आपको कैसलेट मतलब एक पैराग्राफ में दिया हुआ है। ऐसे 5 टाइप का डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा को मतलब आपको पुटअप किया गया है, 5 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और एक सेट जो दिया हुआ डेटा इंटरप्रिटेशन का, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। तो आउट ऑफ 35 में से 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के होंगे, आउट ऑफ 35 में से 5 क्वेश्चन रीच के होंगे, 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन या तो इसमें से एक होंगे, 5 क्वेश्चन इसी के होंगे। हुआ क्या, 5 5 10 15 और 5 20। आउट ऑफ 35 में से 20 क्वेश्चन का तो 5 का सेट हो गया। मतलब आपको जिताने वाला तो मतलब ये वही हो गया। इसका मतलब ये नहीं है 20 मार्क्स का कर लोगे तो 20 में से आप 17 सिक्योर कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो सिलेक्शन के लिए तो आपको एक एक मार्क्स के लिए फाइट करना है, एक एक मार्क्स के लिए। मतलब यहाँ यहाँ एक कोर्स लेंथी है, 15 चैप्टर हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हो गया 35। देखिए 10 + 5 15 और 15 और 5 5 5 और 10 15 5 20, 20 और 10 30, टोटल 35 है।
ये जो इतने जो हैं इसके हम 10 जनरली पूछते हैं, और ये 5 15 15 और 5 20 20 और 25 25 5 30। डेटा का 5 अलग है। डेटा इंटरप्रेटेशन का 5 क्वेश्चन अलग है, और एरिथमेटिक के 10 या 12 15 क्वेश्चन होते हैं। मतलब वो तो क्या है, आप जो पेपर्स एग्जाम के पेपर देखोगे तो पता चल ही जाएगा इसका वेटेज किस तरह है। ये आईबीपीएस क्लार्क की एग्जाम का रीजनिंग का सिलेबस क्या है वो देखते हैं। चलिए, यहाँ पर 12 टॉपिक दिया हुआ है। ये यहाँ पर ये जो सिलेबस है ऐसा कोई फिक्स बैंक ने नहीं किया, आईबीपीएस ने सिलेबस नहीं दिया है। आईबीपीएस तो सिंपली ऐसा ही दिया है, रीजनिंग और कुछ नहीं है। तो ये जो है, ये जो सिलेबस का जो आपको बताया गया है वो सिलेबस अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इससे ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन से इसको एनालाइज करके आपको पुटअप कर दिया है। यहाँ पर 12 टॉपिक है और हर एक के बारे में आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। जनरली थोड़ा कुछ चेंज होता है, 2-3 साल के बाद थोड़ा कुछ होता रहता है। मतलब वो जो चेंज कुछ नया आएगा वो तो, जो नया आएगा किसी को पता नहीं चलेगा, सब लोग के लिए नया होगा। और जो इंटेलिजेंट हो गए, सिलेबस होगा तो भी चेक कैरी आउट तो कर पाएंगे। ऐसा तब तो नहीं दिया होगा जो आप नहीं कर सकते। हो सके तो क्लास में पूरा कंसंट्रेशन बनाइए, बातें मत करिए जैसे कंसंट्रेशन और लोगों का टूटता है। कोशिश करिए 2 घंटा आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश में देखोगे तो इसके अलावा एक इंग्लिश ग्रामर भी होता है, और क्लोज टेस्ट होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। मतलब बेसिकली आपको 3 पार्ट है, ये सब एक ग्रामर बेस है। ग्रामर है, ए बी ग्रामर है, पैराग्राफ कंप्लीशन ये भी ग्रामर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी ग्रामर है। मतलब वोक्यूबलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, बेसिकली 3 पार्ट है। इसमें पूछने के अलग अलग तरीके हैं तो आपको अलग अलग करके दिया हुआ है। अच्छा ग्रामर आएगा, अच्छा वोक्यूब पावर होगा, एंड कॉम्प्रिहेंशन को आप अच्छी तरह समझ पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो मतलब आपको इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका काम का नहीं है। आप देखिए, एक बात हुई और आपने बताया था कि एसएससी का आपका गोल है। कई लोगों का गोल सिर्फ बैंक होता है, कई लोगों का गोल सिर्फ एसएससी होता है, कई लोगों का गोल दोनों कंबाइंड होता है, डुअल गोल होता है। तो अब ये सोचना है, क्या एक ही गोल होना चाहिए या 2 गोल होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। लाइफ में कोई भी काम अचीव करना है तो मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसी तरह अगर अच्छा कंसंट्रेशन बनेगा, कब? अगर अभी आप यूपीएससी कर रहे हो और बैंक भी कर रहे हो, गुजरात गवर्नमेंट भी कर रहे हो, और या तो फिर आप पुलिस भर्ती में जाना चाहते हो, ऐसे 4-5 गोल कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप दोनों गोल कर सकते हो, क्योंकि दोनों एग्जाम का पैटर्न जो है वो बिल्कुल ज़्यादातर 90% है वो कॉमन है। तो इसीलिए आप दोनों गोल करो तो कोई नुकसान नहीं है। समझ लीजिए, क्योंकि हमारे फर्स्ट टाइम जनरली क्या होता है, वेरी बिगिनिंग शुरुआत की प्रिपरेशन होती है, वो ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड होते हैं, मगर इतना सिंसियर नहीं होते हैं। रिजल्ट नहीं आता है तो दोबारा दूसरी एग्जाम देते हैं तो हम सीरियस हो जाते हैं और इसका रिजल्ट लाते हैं।
तो समझिए बैंक में नहीं हुआ तो एसएससी में हो जाएगा। और आपकी फर्स्ट चॉइस बैंक में है तो आपका सिलेक्शन एसएससी में हो गया, कोई बात नहीं, एसएससी में जॉब कर लो। जब तक बैंक वाले नहीं बुलाएंगे तब तक एसएससी में रहोगे। और मतलब एक बार आपका चॉइस बैंक है, एसएससी में मिल गया है, तो एक बार सैलरी तो अच्छी शुरू हो गई है, नुकसान कहाँ है? फिर बाद में आप कंटिन्यू करिए, आपका डिजायर तो बैंक ही था, तो फिर बैंक के लिए ट्राई करना चालू रखिए, तो बैंक में मिल जाएगी, तब एसएससी छोड़ सकते हो। यहाँ कोई वॉलंटियर, यहाँ कोई आपको बॉन्ड नहीं लेते हैं। बैंक में जॉब के लिए आप एसएससी में आपको बॉन्ड नहीं देना पड़ता कि यहाँ जॉब करोगे, है ना, नहीं तो फिर आपको ऐसा पेमेंट करना पड़ेगा, 2 साल का, 3 साल का, मतलब 2-3 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब अब देखते हैं कि ये जो एग्जाम होती है एसएससी वाली, इसमें 3 स्टेज हैं। एक होता है एमटीएस, दूसरा होता है सीएचएस और तीसरा होता है सीजीएल। ये भी रेगुलर एवरी ईयर निकलती है। इसका भी कैलेंडर पुटअप हो गया 2024 का। ये जो एग्जाम होना है, इसकी नोटिफिकेशन आएगी अप्रैल में आएगी, अप्रैल 2024। और इसका है मई में आएगा नोटिफिकेशन, और इसका जून में आएगा। मतलब क्या हुआ, अगले जून तक सारी वैकेंसी निकल रही है। बस तो आपको आज से ही टूट पड़ना है और एक अच्छी सोच बनाइए। बस आज मेरी सोच, आज मेरा बिहेवियर कल जो था इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आज का एक भी टाइम कहीं भाई भाई कई दोस्तों से बातें करना, खुश होना जरूरी है, पर लेक्चर होने के बाद भी कैसे एक्सपेक्ट करें दोस्तों से, कितना थोड़ा टाइम कैसे बचाएं जिससे अपनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। लोग देखिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपकी दोस्ती इंपॉर्टेंट है या आपकी जॉब इंपॉर्टेंट है? वो कोई दोस्त अपने साथ परमानेंट नहीं रहेगा, देखिएगा। मेरे दोस्त थे, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, कई सालों से कहीं अलग अलग रहते हैं, कोई फायदा नहीं। अपनी, मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या मेरे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं या मेरा प्रोफेशन? प्रोफेशन सपोर्ट कर रहे हैं। ये सोच बनाइए। अभी आप उम्र में छोटे हो, इतना एक्सपीरियंस नहीं, दुनिया देखी नहीं है, हमने तो दुनिया देखी है। एक दोस्त मिलने आया है बड़ौदा से कल, मैंने बोला मेरे घर पे आओ, मेरे साथ डिनर लो। तो नहीं यार, मेरे शाम को तो ये है, मेरे बड़े कजिन के साथ मेरा मीटिंग है, तो दोपहर को आ जाओ। दोपहर को चाय करता हूँ, नहीं आया, शाम को भी नहीं आया। क्या हो, दोस्ती की क्या हुआ? कोई नहीं। जब मैं गया था बड़ौदा, उनसे स्पेशली मिलने गया था, अब मेरा लगाव था, मैं गया, उनका नहीं हो तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको क्या बदल, मुझे इसको बदलने की क्या जरूरत है? मेरा एड्रेस दे दिया, ऑफिस का दिया, घर का दिया, बात खत्म। मुझे तो मेरा हर रोज का काम है, पढ़ाना है, मेरे बच्चों को मिलना है, उनको पास होकर देखना है, वो मेरा इंपॉर्टेंट काम। दोस्तों मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर दोस्त आता है तो मैंने वेलकम किया, मैं बोला मैं आऊं, नहीं नहीं मैं प्लानिंग करके देता हूं, कोई बात नहीं। और ये भी है कि किसी का गोल एसएससी भी है, आपका गोल बैंक है, और आपका सिलेक्शन हो गया इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में। आपको तो, आपका गोल था ही नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया एसएससी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में। जाने के बाद पता चलता है, तो मुझे अच्छा ही मिल गया, बैंक में नहीं गया तो अच्छा था। तो कब पता चलेगा? जाओगे तो पता चलेगा।
एडवांस है, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा है, वो करना पड़ता है। जो बैंक में है वो तो करना ही करना है एसएससी के लिए, प्लस एक्स्ट्रा करना है। तो अपना प्लानिंग पर कंप्लीट हो जाएगा। बाद में जो एसएससी के लिए स्पेशल लेक्चर है, वो लेक्चर इसमें बाद में कंप्लीट बाद में कर किया जाएगा, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ये जो है मटेरियल के बारे में है। ये जो मटेरियल जो दिया था वो नई बैच में, अब जो नई बैच होने वाली है इसमें बदल गया है। मतलब फिर भी नई बैच और पुरानी बैच में जो भी स्टूडेंट हैं, इनका एक पीपीटी में पढ़ाने का होगा, तो इसमें आपको क्वेश्चन की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो आपको समझाया जाएगा, इसकी पीडीएफ जो भी तैयार होगी और क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर आ ही जाएगा लिखने की, या तो नोट बुक खोलने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ कंसंट्रेशन बनाना है, मतलब आपको बुक में ध्यान रखो या तो सीधा स्क्रीन पर ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन सर के लिए कॉमन आएगा। बुक आपको जो घर पे दी गई है इसको प्रैक्टिस करने के करना है। इसमें कोई डाउट हो तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हो या क्लास में भी अनाउंस करके आप डिफिकल्टी ला सकते हो। ये सब मटेरियल आपकी एग्जाम मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। आपकी एग्जाम कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं। छोड़ दीजिए, सोचना बंद कर दीजिए कि मैं एग्जाम फेस कर रहा बहुत। हाँ, आपने बहुत सारे टेंशन लिए हुए हैं। 10वीं में लिए था, बोर्ड एग्जाम आई 10वीं का, और 10वीं के एग्जाम के लिए आपने बहुत सारा मटेरियल भी परचेज किया था। ट्यूशन भी बहुत महंगा महंगा ट्यूशन भी आपने अफोर्ड किया था। और आपको जगाने के लिए आपकी मम्मी ने आपको चाय नाश्ता बना के जगा जगा के खा खा के खिला खिला के पी पी पिला के आपको जगाते रखी, और मार्कशीट मिल गई एसएससी वाली। फिर 12th में आए, वो भी मार्कशीट मिल गई, और कुछ लोगों को भी थर्ड ईयर की बाकी है और लोगों को मिल गई है। और वो सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो होता क्या है कि आपकी एग्जाम जो है वो टाइम मैनेजमेंट की है। स्कूल कॉलेज में एग्जाम कितनी होती थी? 3-3 घंटे की होती थी, या तो टीआर में 2-2 घंटे का पेपर होता है। तो 2 घंटे में आपको क्वेश्चन कितने होते? 15 होते थे। 3 घंटे में आपको 15 8-10 क्वेश्चन होते थे। 10वीं क्लास में कितने? 10-15-20-25 क्वेश्चन होते, और क्या? 3 घंटे। यहाँ पर सिर्फ 1 आवर में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम मैनेज करने की। और ये दिक्कत सिर्फ आपके लिए ऐसा नहीं है, हर के लिए है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि है तो स्कूल का ही, तो टाइम मैनेज करने के लिए हम स्कूल वाली पैटर्न, स्कूल में जो सीख कर आए हैं वही हमारे माइंड में है। और नहीं सोच तो ऐसे कुदरत ऐसे कोई सीधा आइडिया तो देती नहीं है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है, कैसे हमारा टाइम मैनेज करें वो सीखना जरूरी है। तो ये टाइम मैनेज करने के लिए आपकी एग्जाम में देखिए, स्कूल में क्या फायदा था? स्कूल आपकी एग्जाम, स्कूल और कॉलेज की एग्जाम में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता था। 3 घंटे का पेपर था, तो आपको डिस्क्राइब करना था। डिस्क्राइब करते हो, इसमें आपने आधा सही किया है और पीछे वाला पोर्शन गलत हो गया है, तो क्या होता था? मार्क्स मिलते थे। कितने मिलते थे? आधा मिलते थे। मतलब नुकसान नहीं होता था। यहां पर क्या है? मल्टीपल चॉइस है। आपने आंसर गलत सिलेक्ट कर लिया तो 100% नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मिले सही किया तो पूरा मिल जाएगा, नहीं किया तो, गलत किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आधा आधा नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बड़ा नुकसान, इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये टाइम मैनेज करना जरूरी है। विद इन टाइम लिमिट में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको जो स्कूल में सिखाया गया है इससे कुछ नई सोच बनानी है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तो ये 25 से डिवाइड होता है। ये 25 से डिवाइड करोगे तो 625। ये 25 से डिविजिबल है तो क्या होगा? 2। यहाँ सॉरी, यहाँ पर 25 से डिवाइड करोगे तो 25 हो जाएगा। फिर 25 से डिवाइड करोगे तो 3, और 25 से करोगे तो 1, और 2 से डिवाइड करोगे तो 11, इससे डिवाइड करोगे तो 27। 27 इंटू 11 करते हो तो 97।
आप देखिए पूरे इंडिया में या तो पूरे वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका वाला हो चाहे अफगानिस्तान वाला हो, आप दोनों समझ के कंपेयर करते हो ना। अमेरिका और अफगानिस्तान मैंने क्यों सिलेक्ट किया? अमेरिका इंग्लैंड सिलेक्ट नहीं किया। एक टॉप है यूएस और सबसे बॉटम में है अफगानिस्तान, जहां एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। वहां अनपढ़ आदमी है, स्टैंड गन लेके निकल पड़ता है, सबको मार देता है। मतलब कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री से कोई भी कैंडिडेट हो, सॉल्व करेगा तो ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा। सब लोग करते हैं वही पैटर्न आप भी करोगे तो आप इनके साथ में रहोगे, इसी टोले के अंदर रहोगे। तो आपके पास एक नई सोच होनी चाहिए कि जैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम जो होता है, इससे कम टाइम में इसका करेक्ट आंसर विदाउट स्ट्रेस स्पीडी एंड एक्यूरेट ला सकते हो, ऐसा भी सीखना जरूरी है। बताइए, आंसर विद इन 2 सेकेंड में ला सकते हो? विद इन 2 सेकेंड। ये तो कम से कम 36 सेकेंड देते थे, मगर यहां पर हमने 1 मिनट का इस्तेमाल किया है। 1 मिनट तो किया है, ये तो मैंने फटाफट कर दिया। अगर ऐसा नंबर यहां पर नहीं होता 25 के बजाय यहां पर समझ लीजिए कि 42 होता, तो फिर और प्रॉब्लम होता, तो टाइम ज्यादा लगता। 25 का टेबल इजी था, तो उस वक्त क्या होता? ऐसे ही 36 सेकंड में आपको करना था। तो मतलब अगर सारे लोग 36 सेकंड में करते हैं और आप ये क्वेश्चन 5 सेकंड में करते हो, तो आपने किया 31 सेकंड का सेविंग किया है। और 31 सेकंड ऐसे 10 क्वेश्चन में करोगे, 10 सेकंड में 10 क्वेश्चन में करोगे तो 300 सेकंड हुई, और इसे 60 से डिवाइड करोगे तो 5 मिनट का आपका फायदा होने वाला है। और 5 मिनट कम से कम 5, 10, 7 क्वेश्चन तो आप ज्यादा कर ही लोगे। तो कंपटीशन में टिकने के लिए, आपको कंपटीशन में आगे रहने के लिए ऐसा शॉर्टकट सीखना जरूरी है, सिर्फ 5 सेकंड में। यहां पर देखिए क्वेश्चन में 22 जो नंबर है, इसमें 11 छुपा हुआ है, मतलब 22 का एक फैक्टर 11 है, जबकि नीचे 11 नहीं है, नीचे कहीं 11 नहीं है। तो 11 तो जिंदा रहेगा, और 11 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि 11 का टेबल बोलिए, 11 इंटू 2 करते हो तो 22, 11 इंटू 3 करते हो तो 33, 11 इंटू 4 करते हो तो 44, 5 करते हो तो 55, 9 करते हो तो 99, 10 करते हो तो 110, 11 करते हो तो 121। ये सारे रिजल्ट जो आ रहे हैं वो क्या 11 से डिजिबल नहीं है? 11 का टेबल में जो भी रिजल्ट आएगा 11 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट जो आएगा वो 11 से डिजिबल होगा नहीं? प्रॉब्लम है। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 10 जा 70। ये सारे रिजल्ट है, क्या अब 11 से डिजिबल है? 11 से डिजिबल नहीं है। किससे डिजिबल है? 7 से क्यों है? 7 से मल्टीप्लाई किया था, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से डिजिबल होगा, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 से डिजिबल होगा। तो हर एक को 5 ऑप्शन दिए हैं, ये 5 ऑप्शन को 11 से डिवाइड करोगे तो भी 1 मिनट लग जाएगी, तो भी 1 मिनट लग जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? स्कूल में फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपने टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी या तो रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी आपने पढ़ लिया था, और वो आप भूल गए हो। 11 का रूल क्या था? कोई नंबर 11 से डिजिबल है ऐसा कैसे कह सकते हैं? सम ऑफ ओड नंबर ऑफ प्लेसेस, जैसे कि ये नंबर है, ये नंबर है, दोनों का टोटल करते हो। जैसे मैं आपको वो एग्जांपल देता हूं, ये नंबर जो है वो 11 से डिजिबल है। ये 3 नंबर जो है 11 से डिजिबल है। आपको रूल सिखाने के लिए मैंने आपको 3 नंबर दिए हैं। फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर ऑल्टरनेट का, ये दोनों का टोटल करते हो तो कितना होता है? 1, 1 + 1 = 2। और ये क्या था? 2, तो 2 - 2 करोगे तो 0 होगा। या तो 11 होता है या तो 11 का मल्टीपल होता है, तो आंसर वो नंबर 11 से डिजिबल होता है। ये सेकंड नंबर है,
यहाँ पर फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर एंड फिफ्थ नंबर, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर एंड फिफ्थ नंबर, आप लोगों को अलग कर दो तो अच्छा रहेगा, दोनों साथ में नहीं बैठे। अगर आप खुद कल से अलग हो जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों को फायदा होगा, मुझे कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई ईगो नहीं है, मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो ऐसा करिए। होशियार होते हुए भी आप बेनिफिट नहीं लोगे, ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं। क्लास में होशियार है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, स्कूल में अच्छा रिकॉर्ड है, फिर भी यहाँ पर इतना रिजल्ट नहीं ला सकते। ऐसा होता है क्यों? कि क्लास में कंसंट्रेशन नहीं होता। कंसंट्रेशन करने के लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करिए, या तो फिर अपने आप को थोड़ा अलग कर लीजिए, कोशिश करिए। 4+4+4 कितना होता है? 12। ये हुआ 12। और 0+0+1 करते हो तो क्या हुआ? 0+0+1 इज इक्वल 1। तो 12, ये दोनों का डिफरेंस कितना? 12 - 1 करते हो तो 11 हो गया, ये हो गया, तो 11 से डिजिबल है। ये थर्ड ऑप्शन है। 9+9+9 कितना हुआ? 27। 2+2+1 कितना होता है? 5। ये 27 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ? 22। तो मल्टीपल ऑफ 11 हुआ। ये सारे नंबर 11 से डिजिबल हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर 11 से डिजिबल है? ये दोनों का टोटल करते हो तो 9। 7+2 इज इक्वल 9, और 9 इज इक्वल 0। ऐसा ऑप्शन एक ही दिया है। एक बात और भी था, इसमें 81 में 9 छुपा हुआ है, 81 में 9 छुपा हुआ है, मगर नीचे 9 नहीं था, तो आंसर 9 से भी डिजिबल होना चाहिए था। तो 9 का रूल क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिजिबल बाय 9, देन नंबर इज ऑल्सो डिजिबल बाय 9। जो नंबर है इसका डिजिट का टोटल करोगे, और वो टोटल जो होगा वो 9 से डिजिबल होगा, तो आंसर वो नंबर भी डिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये 9 से डिजिबल है, इसका है 9 से डिजिबल है, इसका टोटल करते हो तो 18, इसका टोटल करते हो तो 18, दोनों सेम नंबर है। तो यहाँ पर दो आंसर सही दिखते थे, 9 के हिसाब से दोनों आंसर सही दिखते थे। और यहाँ पर ये देखते हो, यहाँ पर कितना हुआ? 19, तो गलत है। ये हुआ 19, गलत है। ये हुआ 10, गलत है। तो दो आंसर में से फिर हमने किसका बेनिफिट लिया? 11 का लिया। तो ये 11 से डिजिबल नहीं है और 11 से डिजिबल है। तो बैंक वाले ऑप्शन भी ऐसे स्मार्ट बनाते हैं, 2 बार 9 से डिजिबल ऐसे 2 ऑप्शन दे दिए, मगर 11 का एक ही दिया। मतलब जो लोग स्मार्ट है इनके लिए एक मौका दे दिया है कि आप अच्छी तरह स्पीड से आगे जा सकते हो। बहुत केयर किया हुआ, क्वेश्चन बनाने के वक्त जो ध्यान दिया है, जो इंटरेस्ट से काम किया है पेपर सेटर ने, इससे ज्यादा इंटरेस्ट उन्होंने ऑप्शन बनाने के लिए काम किया। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है। बहुत ध्यान लगा के बनाए, मतलब एक एक ऑप्शन के लिए उन्होंने बहुत केयर की है। कैसे? मतलब बहुत डिस्कस किया होगा, ऐसी टीम होगी 4-5 लोगों की, ऑप्शन कैसे बनाएंगे, बोले आप क्या, आपका क्या ख्याल, आपका क्या ख्याल है? अब मैं वहां पर गया नहीं हूं, इससे कोई मेरा सेटिंग नहीं है, मगर हाँ, इन लोगों का एक काम इस काम इतना बढ़िया काम है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफी अच्छा सोच समझ के डिस्कशन करके ही ऑप्शन बनाए हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन कोई हो तो देख लेते हैं। हाँ, सही बात है। चलिए, अब देखिए, सारे ऑप्शन 9 से डिजिबल हो, आपने पता एक नहीं, 11 वाले 3 दे देते हैं, 9 वाले भी 4-4 दे देते हैं, तो क्या होता है? क्वेश्चन अराइज हुआ, क्यों हुआ? कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट। आप तिलक लगा के आए हो, भगवान की प्रार्थना करके आए हो, अच्छी बात है, करते हो, तो एक उम्मीद है भगवान से, मेरा अच्छा कर दो, मेरा सिलेक्शन करा लो। और वो क्या करेगा? आपको पास नहीं कर देगा, आपको कंसंट्रेशन बनाने का एक पावर देगा, कंसंट्रेशन बनाने का पावर देगा, और वो पावर आपको जिताएगा। मतलब भगवान ही आपको जिताता है। पर हम कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे, फिर भी भगवान जिताएगा, ऐसा तो नहीं होता। कंसंट्रेशन बनाना अपने हाथ में है। अब देखिए, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? आपको जवाब देना है। जो स्टूडेंट होशियार था, इसके पास टेक्निक थी, और लोगों से अच्छा काम करने का तरीका इनके पास था, अच्छा वेपन था, समझ गया? और लोगों से भी बढ़िया स्टाइल था इनका सॉल्व करने का, तो अब वो भी वो टोले में रहेगा,
इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल मोड में जाना पड़ेगा। तो फिर क्वेश्चन बनाने वालों का या तो फिर आईबीपीएस का इंटेंशन क्या है? आपसे स्मार्ट वर्क की अपेक्षा रखते हैं या तो स्कूल वाले पैटर्न से सॉल्व करो और सॉल्व करके दिखाओ तो आपको नौकरी मिलेगी। जो स्मार्ट है और सीधा कुछ बिना कुछ सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस करने के बिना कुछ सिंप्लीफाई किए बिना सीधा आंसर सिलेक्ट करता है तो इसको होशियार गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए? बैंक वाले क्या करेंगे? उसको होशियार गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? इसे उसको स्मार्ट गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? तो फिर स्मार्ट को परेशान करने के लिए ऐसा क्यों रखेंगे? हाँ, बात रही आपके दिमाग की। आपके दिमाग में अब ये डाउट शुरू हुआ है, होता है। जो डाउट करता है वही कुछ नया सीख सकता है। जो क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता कभी नहीं सीखेगा। क्वेश्चन अराइज करना आसान बात नहीं है। इंटरेस्ट होता है तो क्वेश्चन नेचुरली आ जाता है। क्वेश्चन कब होता है? जब कंसंट्रेशन बनाए हैं और इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर जो है फैकल्टी भी इतना लर्निड होता है, इसमें दम होता है तो आपको वही मंजिल तक पहुंचाएगा। आप बताइए कि एग्जामिनर जो है पेपर बनाने वाला है वो क्या ऑप्शन ऐसे सारे बनाएंगे? 9 वाले है, 11 दोनों से डिविजिबल, 9 से भी सारे डिविजिबल है और 11 से ही डिविजिबल हो, ऐसे ऑप्शन रख देंगे तो क्या होगा? तो जो स्मार्ट है उसको भी पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो स्मार्ट नहीं है वो भी कैलकुलेट करेगा। तो मतलब ज्यादा कोई टाइम डिफरेंस नहीं रहेगा। तो बाद में तो फिर टाइम का डिफरेंस रहेगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों करेंगे? तो इनका इंटेंशन जो है, इतने स्मार्ट, इतने सब 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं पूरे इंडिया में, तो इसमें से सिलेक्ट करना है होशियार लोगों को। तो एक बात यही है कि कोई पेन लेके सब कुछ छेद उड़ाएगा और इसका आंसर लाएगा और कुछ बिना कुछ किए सीधा आंसर सिलेक्ट कर सकता है, तो ये दोनों में से किसकी चॉइस करेंगे बैंक वाले? सेकंड वन। वरना तो सब उल्लू के पट्टे मिलेंगे। और ये अभी चलिए इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अराइज हुआ क्लास में, स्टूडेंट अगर जाता होते तो क्वेश्चन होने की संभावना ज्यादा है। अगर क्लास में एक ही स्टूडेंट है तो क्वेश्चन वो नहीं करेगा तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, तो और किसी का? आप क्लास में स्टूडेंट हैं, आपने क्वेश्चन कर दिया तो इसका फायदा और लोगों को भी हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला ना क्या? हाँ, क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन उन्होंने किया, आंसर आपने दिया, तो आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ। अगर क्लास में क्वेश्चन ही नहीं होता तो अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। तो क्वेश्चन होना जरूरी है और क्वेश्चन के लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है और कंसंट्रेशन होना जरूरी है। तो अब समझ में आया। तो इसके बारे में और भी सोचें। तो प्रीवियस एग्जाम के पेपर जो हुए हैं वो देखोगे तब आपको महसूस होगा कि ऑप्शन कैसे बनाते हैं। सारे 9 वाले देते हैं, 9 सारे 11 वाले देते हैं, 9 11 दोनों वाले देते हैं। वो कैसे पता चलेगा? जब जाओगे तब पता चलेगा। वही वही जरूरी है या तो फिर चिंता करना जरूरी है? पेपर देखना जरूरी है या तो चिंता करना जरूरी है? पेपर देखोगे सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो मानता हूं कि आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हुआ है। हाँ, आगे देखेंगे, पेपर देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखिए, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन अराइज होना और इसका मुझे कॉम्पिटेंटली इसका आंसर देना, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए वो लेवल तक काम करना, ये जो मेरी एफिशिएंसी, क्वेश्चन क्रिएट करने की आपकी एफिशिएंसी, ये हमें वहां पर ले जाएंगे, वहां हमारा सक्सेस स्टोरी बनता है वहां तक। भगवान का काम तो कंप्लीट हो गया,
सुबह से आए, आपको पैसा जो चाहिए कोचिंग के लिए देना था, भगवान ने दे दिया, पापा को दिया, पापा ने हमें दिया, और यहाँ पर काम हो गया। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, बहुत बड़ा लेंदी है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर इंटरेस्ट की क्वेश्चन हो तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल पी आर एन अपॉन 100। ये आपका आखिरी गोल है, आखिरी शॉर्ट है। यहां पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, 2 ईयर दिया है तो, और आपका सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं, ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है, और ये नहीं दिया, तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए देखिए, टी आई इज इक्वल पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 n माइनस पी। तो यहां पर आपको पी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर 2 दिया हुआ है, माइनस 22,000 सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको ये दिया था। आप फाइंड आउट तो कर सकते हो, मगर इसको देखने के, इसके दर्शन करने के बाद आप इससे दोस्ती करोगे या तो इससे दुश्मनी छोड़कर, मुझे तो इससे दोस्ती नहीं करनी है। आप तो तय कर ही लिया होगा कि मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी है। क्यों? आएगा तो जरूर, नहीं आएगा ऐसा नहीं है, मगर आपकी सोच बनी हुई है, मुझे टाइम मैनेज करना है, और इस सोच जो है वही बता रही है इसको छोड़ो, दूसरा कर लेंगे। बात तो सही है ना? दूसरे कैसे के लिए ट्राई करते हैं, यहां पर टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या होता है, महाभारत है, हाँ, है ना महाभारत। जो मैंने लिखा था वही है, 5596.8 इज इक्वल, वही फॉर्मूला है। तो यहां पर ये सारा ये क्या हुआ, ये जो होता है आपका बाइनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको बीच में 200 को 2 भाग में स्प्लिट करोगे, है बहुत बड़ा युद्ध है। अब ये बीच से मैथ्स वाला कर सकता है, या तो कॉमर्स में बहुत अच्छा स्कोर किया वो भी कर सकता है। क्या करेगा तो कंपटीशन में जीतेगा। आपको 36 सेकंड दिया है तो पॉसिबल नहीं है। और होता क्या है, अगर इसमें इससे पंगा ले लिया, अब तो करूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं। मैं तो लिबर्टी में कोचिंग लिया है, लिबर्टी के लिए प्राउड कर रहा हूं। हाँ, अच्छा कोचिंग लेके आया हूं। तो फिर करोगे तो क्या होगा, बाद में समझ में आएगा मैंने अब रास्ता गलत पकड़ लिया है। अब तो आधा करने के बाद तो पता चलेगा ही चलेगा कि इसको छोड़ दूं या ना छोड़ूं। अब तो हालांकि हो ही गया है तो चलो पूरा कर लूं, ये लालच हो जाएगी। अब इसे पूरा करने की लालच हो जाएगी, तो लालच लालच में क्या करोगे, अब और टाइम बिगाड़ोगे, और टाइम बिगाड़, और टाइम बिगड़ने के बाद पता चलेगा कि मैं तो अब जीतने वाला नहीं हूं, अब मेरी हार होने वाली है। ऐसे 2 क्वेश्चन में हो जाएंगे, बाद में समझ जाओगे, अब हथियार डाल दो। समझ में आया? ये क्वेश्चन जो क्यों पूछा, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, देखिए यहाँ लिखा नहीं कौन से एग्जाम में, मगर बैंक पीओ में पूछा गया है। तो ये देखिए, आपका सॉल्यूशन होता था, यहां आर की वैल्यू फाइंड आउट किया 12%,
एंड आपका आंसर निकल आया। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 मिनट या 2.5 मिनट चाहिए, मगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए। वो कैसे? आपको क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल इंटरेस्ट। पैसा कितना है? 22,000। 22,000 में 11 छुपा हुआ है, नीचे 11 है नहीं, तो ऊपर 11 है, नीचे 11 नहीं है, तो आंसर आपका 11 से डिजिबल होगा। ये दोनों का टोटल करते हो तो कितना होता है? 7। ये दोनों का कितना होता है? 4। 7 - 4 करते हो तो क्या हुआ? 3। ये आंसर गलत हो गया। ये कितना हुआ? 11। 11 - 3 इज इक्वल 8। ये गलत हो गया। 8 + 5 13। 13 - 2 इज इक्वल 11। आंसर सही है। यहाँ पर कितना हुआ? 9 - 1 इज इक्वल 3। गलत है। तो यहाँ पर 11 वाले 2 3 नहीं दिए, क्यों? एडिशन ऑफ odd number of places and addition of even number of places का डिफरेंस, ये तो हम सीखेंगे बाद में, डिटेल में जाएंगे। पूरा तो एक चैप्टर है टेस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। मतलब सम ऑफ ओड नंबर ऑफ प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन नंबर ऑफ प्लेसेस का जो दो सम आएंगे, इसका टोटल का डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये तो हम थोरली जाएंगे। जस्ट आज तो आपको एक क्वेश्चन जो बनाया था यहाँ पर, आपको टाइम मैनेज करना क्या है, और लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप टाइम मैनेज कर पाओगे। इसके लिए एक डिफरेंस आपको एहसास दिलाने के लिए जो हम यहाँ पर जो काम शुरू कर रहे हैं, उत्साह बढ़ाने के लिए सब दिया हो। उत्साह कब बढ़ेगा? और लोग नहीं कर पाएंगे और मैं कर पाऊंगा, ऐसा फील करोगे, ऐसा देखोगे, तो ही आपका उत्साह बढ़ेगा। और आज जिस उत्साह से आज जाते हो घर, कर इससे डबल उत्साह से कर आओगे। कल आओगे वापस तो बड़ी उत्साह ले, और उत्साह ले, 5% और बढ़ाओगे, फिर हर रोज 5% उत्साह बढ़ा कर आओगे। और उत्साह बाजार में नहीं मिलता। उत्साह बढ़ाने के लिए तो अपनी सोच काम करती है। डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम्म? डिजिटल रूट की बात कर रहे हो, तो डिजिटल रूट में देखिए, जैसे कि पाई 56.8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 568/10। ऊपर वाला जो नंबर है, डिजिटल रूट का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट, ये 3 डिजिट है, 5 6 एंड 8 का टोटल करोगे तो 19 होगा। 19 के 2 डिजिट है, क्या होगा? 10। 10 का क्या होगा? 1। यहां पर क्या हुआ? 1 1 1। तो देखिए 5 + 6 11 + 8 इज इक्वल 19। 19 के अभी 2 डिजिट है, तो इसको सिंगल डिजिट तक चलना है। तो 91 + 9 इज इक्वल कितना? 1 + 9 इज इक्वल 10। अभी भी 2 डिजिट है, तो 1 + 0 इज इक्वल 1, तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। ये नंबर जो था, इसका डिजिटल रूट 1 हो गया। अब नीचे तो 1 है ही है। डेसिमल यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर डेसिमल करो, यहाँ पर डेसिमल करो, तो नीचे तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। तो मतलब नीचे का डीआर तो 1 ही रहेगा। और नीचे डीआर 1 है, जैसे कि 7/1 का वैल्यू कितना होता है? सॉरी, 7/1 का वैल्यू कितना होता है? 7। 8/1 का क्या होता है? 8। 9/1 का क्या होता है? 9/10 लिखो तो भी क्या 9 ही आएगा। तो नीचे डेसिमल का मतलब कोई प्रॉब्लम, डिजिटल रूट निकालने में डेसिमल का कोई प्रॉब्लम इश्यू होता नहीं। जैसे कि 35% है, राइट? 35% का मतलब क्या? 35/100 होगा। 35/100, तो ऊपर क्या होगा? 100 8/1। 8 बनेगा 1। डेसिमल का कोई प्रॉब्लम नहीं, परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये भी हम डिटेल में शुरुआत से जाएंगे, शुरुआत से ही सीखेंगे डीआर क्या होता है।
चलिए, यहाँ पर आपका एक बैंक की एग्जाम का जो नई वैकेंसी आने वाली है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम फेस करने के लिए एक अच्छी नई सोच, एक नई दिशा, एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। इसको और बढ़ाइए। आज घर पे जाके थोड़ा भगवान से बात सामने बैठ कर थोड़ा 1-2 मिनट भगवान से दोस्ती करके थैंक बोल दो। तो मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे जो मिला है, वो भी भगवान ने दिया हुआ है, आपके लिए दिया था। ये सोच बनाइए और उम्मीद करिए कि आज ये मेरी फर्स्ट ट्रायल में विदिन 6 मंथ में मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी और फर्स्ट ट्रायल में ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। पक्की गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और हम आप पास एक सफलता मिलेगी क्लार्क के, तो दोबारा हम पीओबी बन जाएंगे। तो आज का एक शुभ दिन है आपकी लाइफ का। ये दिन याद रखिए। कौन सी तारीख है आज? 19 तारीख है, 19 फरवरी। आपकी लाइफ में आप वो दिन याद करोगे जब आपको नौकरी मिलेगी ना। 19 फरवरी हमने बैच शुरू हुई थी और वही मेरे लिए एक मतलब मिशन था और वो मिशन तय हो गया। उम्मीद करता हूँ आज आप बहुत खुश हो गए हो और इसी 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 मतलब इसी अपनी खुशी जो है इसे और बढ़ाए और अपनी मतलब हर रोज न कुछ नया इंप्रूवमेंट लाते रहिए। खुश रहिए और सारा दिन खुश में रहिए। और आपको दिन में भी ऐसे एग्जाम सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो टाइम मैनेज करते हो। तो आज का दिन है 24 घंटे का। तो 24 घंटे को भी आपको मैनेज करते सीखना है। सिर्फ 2 घंटा अच्छा पढ़ लिया इनफ नहीं है। आप कहाँ कहाँ आप टाइम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे यहाँ से छूटोगे तो कहीं कहीं कुछ काम तो करोगे। तो ये सोचिए कि मैं जो टाइम स्पेयर कर रहा हूँ वो जरूरी है या नहीं। कोई दोस्त से मिलना है, बात कर रहे हैं, इससे कितनी बात करनी है, कितना टाइम निकालना है। क्या मैं एक्सेस टाइम तो नहीं, अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा तो नहीं टाइम स्पेयर कर रहा हूँ। तो बार बार आपके माइंड को अलर्ट करने का एक अंदर से एक अलार्म बजना चाहिए और इससे आपको एक नई सोच मिलेगी और वो आदत डालोगे तो आपका मैक्सिमम आउटपुट रहेगा। शाम को सो जाओगे इससे पहले और लोगों ने जो किया होगा आपकी प्रिपरेशन में, आपकी कंपटीशन में जो लोग हैं उन्होंने जो मेहनत की होगी देख 24 घंटे के अंदर उन्होंने जो आउटपुट लिया होगा, इससे बेटर आपका आउटपुट रहेगा और आप कंपटीशन में डेफिनेट जीत जाओगे। हैव नाइस डे।